Hello everyone, welcome to our channel Educational Tubes. Here in this video we have tried to cover all the objectives questions of the chapter The French Revolution that belongs to the history. So all the objective type questions, whether they are MCQs or fill in the blanks, even true, false, even correct the statement or assertion and reasons, or even picture based questions, we have tried to cover all these things here in this particular video. So, before starting with the video of this objective type questions that belongs to the chapter French Revolution of History, I would like you all to subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon so that you can receive all the latest updates of our channel. And please do like the video, share the video as far as you can. So, let's start the video. Here comes the first question. Who was the king of France एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांस का किंग कौन था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी? सो एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस का किंग बताना है हमें कौन था. वॉज इट नेपोलियन बोनापार्टे, लुइस 16, लुइस 15 और निकोलस 1? हमारे पास ये चार ऑप्शन है. वी हैव टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन और द ऑप्शन दैट इज़ राइट. सो हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के चैप्टर में नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ा है और लुइस 16 के बारे में पढ़ा है. ठीक है. सो इन दोनों में से ही हमारा ऑप्शन होना चाहिए था, बट हमसे पूछा गया किंग कौन था. इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा दैट लुइस 16 वॉज द किंग. ठीक है. जिसने किससे मैरिज करी थी? मैरी एंटोनी से शादी करी थी. She was an Austrian princess, and at the time of French Revolution, the treasury of the France was also empty. And we have also understood by what were the some of the reasons कि France की treasury empty थी. Now comes the next question. What was livre? Livre क्या था? Options are a unit of currency in France. एक currency की unit थी फ्रांस में. ऑप्शन बी अ टैक्स लेविड बाय द चर्च, एक टाइप का टैक्स था जो चर्च लेवी करती है. ऑप्शन सी अ ग्रुप ऑफ प्रिविलेज्ड पीपल, लिवरी बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ प्रिविलेज्ड पीपल जिनको ज़्यादा बेनिफिट्स दिया जाता था. या फिर ऑप्शन डी अ टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, या फिर ये एक टाइप का टैक्स था जो कि स्टेट को डायरेक्टली दिया जाता था. वेल, लिवरे वॉज अ टाइप ऑफ करेंसी इन अ फ्रांस, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस की करेंसी को हम लिवरे बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज टेली नोन एज? टेली क्या था? वॉज इट अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स और एक्सट्रीम पॉवर्टी काइंड ऑफ सिचुएशन? विल टेली वॉज अ डायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स दैट वॉज पेड टू द स्टेट. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो बुक है उसका ऑथर कौन है? वेल, द ऑथर ऑफ द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इज जॉन लॉके. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर व्हाट पर्पस डिड लुइस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जर्नल ऑन 5 मई 1789? 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई थी. उस असेंबली का पर्पस क्या था? उस असेंबली को बुलाने का रीज़न क्या था? व्हाट वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर असेंबली? ऑप्शंस आर ए टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, क्योंकि वो न्यू टैक्सेस के लिए प्रपोजल पास करना चाहते थे. ऑप्शन बी टू पास प्रपोजल फॉर अबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम, वो फेडरल सिस्टम फ्रांस में जो थे उसको अबॉलिश करना चाहते थे. और ऑप्शन सी टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू प्राइस इंडेक्स, वो एक फ्रांस में न्यू टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स रखना चाहते थे. और ऑप्शन डी टू गिव पुअर देयर ड्यू राइट्स, या फिर वो ये चाहते थे कि जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं उनको उनके राइट्स मिल जाएं. सो हेयर इन दिस ऑल दीज ऑप्शंस, फ्रांस के किंग ये नहीं चाहते थे कि उन पुअर को उनके राइट्स मिले. ही ऑल्सो डोंट वॉन्ट एनी प्राइस इंडेक्स. ही ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू अबॉलिश द फेडरल सिस्टम. सो हेयर आर ऑप्शन इज टू पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. वो न्यू टैक्सेस का प्रपोजल पास करना चाहते थे. So option A is the right option here. Next question. Which right was given to the French women in 1946? 1946 में French women को क्या right मिला? Was it right to hold political offices? Was it right to get education? What is right to get divorce or right to vote?
Here our option is right to vote. 1946 में फ्रेंच वुमेन को राइट टू वोट मिला. नेक्स्ट, हु कॉन्स्टिट्यूटेड द थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था? वॉज इट फिलोसफर एंड ऑथर्स, क्लर्की और नोबेलिटी, पीजेंट एंड आर्टिसंस और इलिटरेट मेन एंड वुमेन? So our answer is option C, peasants and artisans were the one who constituted the third state. यानी कि थर्ड स्टेट्स में what kind of people were there. ठीक है, वॉज इट फिलोसफर ऑथर्स जो थर्ड स्टेट में लाई करते थे, क्लर्की और नोबेलिटी पीपल लाई करते थे. क्लर्की और नोबेलिटी तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया. क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट इन स्टेट के पीपल थे. ठीक है, इलिटरेट मैन एंड वुमेन्स थे, या फिर फिलोसफर और ऑथर्स थे, या फिर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस थे. तो पीजेंट एंड आर्टिसंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है. Next, whose name is associated with a pamphlet called What is the Third Estate? अब pamphlet का नाम है एक, What is the Third Estate is the name of the pamphlet. ये किसके नाम से एसोसिएटेड है, किसके नाम से जुड़ा हुआ? अबू सीरीज इज द पर्सन जिसके नाम से ये पैम्पलेट जुड़ा हुआ है. ही वॉज द राइटर ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ टेरर. रीजन ऑफ टेरर से किसका नाम जुड़ा हुआ है? रॉबेस्पियर, मिरेबू, नेपोलियन बोनापार्ट और डॉक्टर गुलिटन. वेल, रीजन ऑफ टेरर किसके टाइम फ्रेम पे आया? रॉबेस्पियर के टाइम फ्रेम पे आया था. ठीक है, तो रॉबेस्पियर इज द राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बेस्टाइल सिंबलाइज. बेस्टाइल क्या सिंबलाइज करता है? अब आपने अगर चैप्टर शुरू में पढ़ा होगा तो हमने ये देखा था बेस्टाइल फोर्ट पे अटैक हुआ था. तो वो बेस्टाइल क्या है? बेस्टाइल एक फोर्ट है. ठीक है, बेस्टाइल के साथ फोर्ट नहीं लिखा हुआ, बट यू हैव टू रिमेम्बर बेस्टाइल इज अ फोर्ट. ठीक है, अब बेस्टाइल क्या सिंबलाइज करता है, यहाँ पे ये पूछा गया है. सो बेस्टाइल प्रेजेंट फोर्ट. ठीक, बेस्टाइल यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है? वेदर इट्स सिंबलाइजिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ फ्रांस, ह्यूमैनिटी, डेस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16 और लुइस 16 कावर्डिक एक्ट. वेल, इट्स शोइंग डेस्पोटिक रूल ऑफ लुइस 16. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. 1791 जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वेदर इट वॉज टू डिथ्रोन द किंग, किंग को अपनी पोजीशन से हटाना, टू लिमिट द पावर्स ऑफ क्लर्की एंड नोबेलिटी, क्लर्की और नोबेलिटी की जो पावर्स हैं उनको लिमिट डाउन कर देना. सी, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग, पावर्स की किंग को लिमिट डाउन कर देना. और ऑप्शन डी, टू मेक द किंग मोर पावरफुल, या फिर किंग को और पावरफुल बना देना. ऑप्शन डी इज नॉट द ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि कोई भी मेन ऑब्जेक्टिव ये तो होगा नहीं कि हमें किंग को और पावरफुल बना दे. अगर हम देखेंगे कि उस टाइम पे किंग की फ्रांस की जो सिचुएशन चल रही थी उसके हिसाब से, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल बाहर हो गया फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, डू डिथ्रोन द किंग, किंग को पोजीशन से हटाना, ये भी अगर वो किंग को पोजीशन से हटा भी देंगे तो फ्रांस को संभालने के लिए कौन होगा? तो ये ऑप्शन भी नहीं है. टू लिमिट द पावर ऑफ क्लर्की और नोबेलिटी, क्लर्की और नोबेलिटी को पावर को लिमिट करके वो क्या कर देंगे? नॉट समथिंग दैट वुड हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट. वेल, सो आवर ऑप्शन इज सी, टू लिमिट द पावर ऑफ किंग. वो किंग की जो पावर्स है उसको लिमिट डाउन कर देंगे, कम कर देंगे. किंग अपना रूल करेगा, गद्दी पे भी कोई ना कोई बैठा रहेगा, फ्रांस को फंक्शन करने के लिए भी कोई मिल जाएगा, बट हमने किंग की पावर्स को लिमिट डाउन कर दिया. नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट वाज मार्सले. मार्सले क्या है? मार्सले इज अ पेट्रियाटिक सॉन्ग. ठीक है, तो मार्सले इज अ पेट्रियाटिक सॉन्ग ऑफ फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फ्रांस डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक. फ्रांस को कब एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था? वेल, ऑन September 21, 1792 फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक. नेक्स्ट, व्हेन डिड फ्रेंच रिवोल्यूशन अकर. फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुई थी? और इसी को हम दूसरे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस द फॉल ऑफ बेस्टाइल टुक प्लेस. फॉल ऑफ बेस्टाइल कब हुआ था? इट टुक प्लेस ऑन 14th of July 1789. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट वाज टिथीज. टिथीज क्या है? टिथीज इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज लेविड बाय द चर्च. नेक्स्ट, टैक्स फ्रॉम पीजेंट टू चर्च वॉज टैक्स दैट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स. पीजेंट से कलेक्ट किया जाता था, और कौन कलेक्ट करता था? चर्च मेंबर्स, चर्च पर्सन कलेक्ट करते थे. द चर्च वॉज कलेक्टिंग अ टाइप ऑफ टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स. उसको हम क्या बोलते थे? इट वॉज कॉल्ड टिथीज. ऑप्शन ए, TITHES.
नेक्स्ट, हु रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी थी? वी हैव ऑल्सो डन दिस द क्वेश्चन प्रीवियसली. इट वॉज रिटन बाय जॉन लॉक. नेक्स्ट, हु रोट द स्पिरिट ऑफ लॉस? स्पिरिट ऑफ लॉस बुक किसने लिखी थी? इट वॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी? जैक्यूस रोजेव. नेक्स्ट, विच पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इज नोन एज रीजन ऑफ टेरर? हम रीजन, फ्रांस की हिस्ट्री में रीजन ऑफ टेरर कौन से पीरियड को सिंबलाइज करते हैं? रीजन ऑफ टेरर वो टाइम पीरियड था जब रॉबेस्पियर ने रूल किया था. ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज द रीजन ऑफ टेरर. एंड फ्रॉम हेयर वी कैन क्लियरली से दैट 1793 से लेकर 1794 एक साल का जो टाइम था, दैट वॉज द रीजन ऑफ टेरर पीरियड. नेक्स्ट, हुज रूल इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इज नोन एज रीजन ऑफ टेरर? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया? रीजन ऑफ टेरर किसके रूल को बोला जाता है, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन पर्सन रूल करा था जिसको हमने रीजन ऑफ टेरर बोला. तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाज द पर्सन हु वाज रूलिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ रीजन ऑफ टेरर. नेक्स्ट, नेपोलियन वाज फाइनली डिफीटेड एट डैश इन 1815. 1815 पे नेपोलियन को किस, कहाँ पे, कौन सी जगह पे हराया गया था? ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियाज ऑफ डैश एंड डैश वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. आइडियाज ऑफ क्या आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? इसको याद रखना. फ्रॉम द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड द आइडियाज जो इम्पॉर्टेंट थे वर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस. Liberty and democratic rights, here is the right option. Liberty and democratic rights were most important legacy of the French Revolution. Next, what was the literary meaning of Saint Clotos? Saint Clotos का literary meaning क्या था? Well, Saint Clotos वो people पहनते थे, French people पहनते थे. We have also read this and seen this in the chapter जहाँ पे हमें figures दी हुई हैं. So, Saint Clotos refers to the persons, those who were with knee breeches. जो उन लोगों को रेफर किया गया जो knee breeches पहनते थे. The person with knee breeches. So, option A is the correct option here. Next, what did the red cap worn by Saint Clotos in France symbolize? Saint Clotos जो लोग थे वो फ्रांस में रेड कैप पहनते थे. एंड व्हाट डिड दैट रेड कैप सिंबलाइज? वो रेड कैप हमें क्या बताती थी, क्या डिपिक्ट कर रही थी? लिबर्टी, ब्रदरहुड, लव, इक्वालिटी. इट सिंबलाइज लिबर्टी, फ्रीडम. नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द थर्ड एस्टेट टू द स्टेट? यू नीड टू नेम द टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, उस टर्म बतानी है हमें. ये टर्म क्या है? डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द थर्ड एस्टेट टू द स्टेट. थर्ड स्टेट को एक डायरेक्ट टैक्स पे कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड टेली. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटरली मीनिंग ऑफ सेंट क्लूटोस? सेंट क्लूटोस का मीनिंग क्या है? ये भी हमने किया था, दोज हु विद नी ब्रीचेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वाज नॉट बेनिफिटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन? इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन होने की वजह से, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उसकी वजह से कोई बेनिफिट नहीं मिला? पीजेंट्स, उनको बेनिफिट मिला था. वर्कर्स, उनको भी मिला था. नोबल्स, नहीं, इनको नहीं मिला था. आगे देखते हैं. एग्रीकल्चर लेबर्स, हाँ, इनको भी मिला था. सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिसको बेनिफिट नहीं मिला था. नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट वाज टेली? इन कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस टेली क्या है? ठीक है, टेली इज अ डायरेक्ट काइंड ऑफ टैक्स दैट इज पेड फ्रॉम द बाय द पीजेंट्स टू द स्टेट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next, the Bastille was hated by all in France because Bastille was hated by all in France because options, it stood for the despotic power of the king, it was a fortress prison, it commanded tortured the intimates, or it housed some dreaded criminals. वेल, ये आंसर नहीं हो सकता. क्रिमिनल्स थे, ड्रेडेड क्रिमिनल्स तो नहीं थे, क्योंकि हमने देखा फोर्ट में सिर्फ 7 ही तो कैदी थे.
ठीक है। द कमांडर टॉर्चर द इनमेट्स, ये भी नहीं हो सकता। इट वॉज अ फोर्टेस्ट प्रिजन, नो। और ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेस्ट ऑफ फ्रांस द टेनिस कोर्ट ओथ टुक प्लेस ऑन। टेनिस कोर्ट ओथ कब, कौन सी डेट पे ली गई थी? विल इट टुक प्लेस ऑन 20th June 1789। नेक्स्ट, हु रोट द इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? व्हाट इज द थर्ड एस्टेट किसने लिखा था? रोजियो। बेस्ड ऑन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हु वर नोन एज एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हु वर नोन एज द एक्टिव सिटीजन्स। Well, all those people who were entitled to vote were known as active citizens. Option D is the correct option. Next, which of the following theories were proposed by Montesquieu? इनमें से कौन सी theories Montesquieu ने propose किया? The theory of division of power is proposed by the Montesquieu. Next question. Bundles of rods or faces symbolize. Bundle of rods और faces हमें क्या symbolize करते हैं? रॉयल पावर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ इज सेम फॉर ऑल, या फिर स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। विल बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस सिम्बलाइज। बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस देखो कैसे होते हैं, यहाँ पे रॉड्स एंड फेसेस हैं, ठीक है, और बंडल बोला गया है तो इसका गुच्छा। तो बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस सिम्बलाइज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। जब हम एक साथ हैं तो हम नहीं टूटेंगे, दैट इट्स सिम्बलाइजिंग। वी हैव ऑल्सो रेड अ स्टोरी रिलेटेड टू दिस, ठीक है, कि बंडल को अगर हम एक स्टिक को तोड़ना चाहेंगे इट विल इजीली ब्रेक, बट इफ विल ट्राई टू ब्रेक ऑल द स्टिक्स टुगेदर वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, मोर पावर। सो इट सिम्बलाइज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई? जुलाई के मंथ में क्या हुआ था? द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज सेट ऑन फायर, द सिटी ऑफ पेरिस बिकेम फ्री, और लुइस 17 became the king of Paris. Well, the answer is the city of Paris was in state of alarm. ठीक है, the city of Paris was in state of alarm, क्योंकि हमने शुरू में देखा है द बेस्टाइल फोर्ट में क्या हुआ था, that happens, ठीक है। So in the month of July 1789 city of Paris was in state of alarm. Now comes this next question. A broken chain symbolize, एक टूटी हुई चेन हमें क्या सिम्बलाइज करती है? अ टूटी हुई चेन हमें फ्रीडम सिम्बलाइज करती है, ठीक है। फ्रीडम, मान लो कोई पंछी को आपने किसी को कैद करके रख रखा हो, वो तोड़ के उसको बाहर निकल गया, ठीक है, तो अ ब्रोकन चेन सिम्बलाइज द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द थर्ड एस्टेट फॉर्म एंड अनाउंस द नेशनल असेंबली? थर्ड एस्टेट कहाँ पे फॉर्म हुई थी और उसने कहाँ अनाउंस किया था नेशनल असेंबली? वेल, हमने टेनिस कोर्ट का पढ़ा था कि ऑल द मेंबर्स गैदर्ड इन टेनिस कोर्ट एंड डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इंडोर टेनिस कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? वेल, इट वॉज रोजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट। नेशनल असेंबली ने अप्रैल में 1792 में वार किसके अगेंस्ट में डिक्लेयर करी थी? इट वॉज ऑप्शन ए पर्शिया, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों करेक्ट हैं, और ए और बी हमको किस में मिल रहा है? ऑप्शन डी में। तो वी विल टेक ऑप्शन डी एज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब। You need to mention down the name of the most successful political club which became a rallying point for the people who wished to continue the revolution in France. It was Jacobin Club. Next question, which of these people were entitled to vote? इनमें से कौन से लोग were able to vote? Who can vote? ऑप्शन ए, only men above the 25 years of age. क्या men above the 25 years of age वोट कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, men and women above 30 years of age. मैन एंड वुमेन अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, वुमेन्स तो वोट ही नहीं कर सकती थी, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सी, मैन हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर वेजेस। येस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट कि हाँ वो वोट कर सकते थे। नाउ लेट्स सी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सेज बोथ ए एंड सी, और ए और सी तो दोनों करेक्ट हैं, तो और ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्रोविजंस वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4th of August 1789? 4 अगस्त 1789 में
कौन से प्रोविजंस पास किए गए थे असेंबली के द्वारा? एबोलिशन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस, ऑप्शन बी क्लर्गी हैड टू गिव अप ए प्रिविलेजेस, क्लर्गी को अपनी प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी, टिथीज वर अबॉलिश, टिथीज खत्म कर दिया गया था, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए बी सी ऑल आर करेक्ट। और हमें एक ऑप्शन किस में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नेशनल असेंबली वॉज, ऑप्शन ए इलेक्टेड डायरेक्टली, उसको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, अपॉइंटेड बाय द किंग, किंग अपॉइंट करेगा, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, या फिर अ हेरिडिटरी बॉडी, या फिर जैसे राजा महाराजा बनते हैं ऐसे कोई हेरिडिटरी बॉडी होगी। वेल इट विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड एस्टेट इन वर्सलीज? थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव इन वर्सलीज को किसने लीड किया था ऑन 20 जून? वेल इट वॉज लेड बाय मिरेबू एंड अबू सीरीज बोथ। तो ये हम दोनों ऑप्शन किस में मिल रहे हैं हमको? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, इन द मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल की मीटिंग में द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट डिमांडेड, मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट ने क्या डिमांड किया था? ऑल द थर्ड एस्टेट शुड हैव वन वोट ऑल टुगेदर, सब थर्ड एस्टेट का एक वोट होना चाहिए, सॉरी तीनों एस्टेट्स का एक एक वोट होना चाहिए। ऑप्शन सी, ईच एस्टेट शुड हैव वन वोट, हर एक एस्टेट का एक वोट होना चाहिए, ईच मेंबर ऑफ द एस्टेट शुड हैव वन वोट, या फिर नन ऑफ दीज। So how our option A is the correct option. All three estates should have one vote. Next question, which of these books was written by John Locke? John Locke ने इसमें से कौन सी बुक लिखी है? Option B, the True Treatise of the Government. Next question, the old regime is usually used to describe. Old regime word हम usually use करते हैं describe करने के लिए क्या? France before 1000 BC, Society of France after 1789 AD, और Society and Institutions of France before the period of 1789 AD, or none of these? Well, we use old regime to describe option number C, Society and Institution of France before the period of 1789 AD. Let's see next question. So here goes, what was State Journal? State Journal क्या था? Was it a post of army journal? एक army journal की post थी, a political body थी, या फिर head of all landed property, और option D, advisor of the king? तो स्टेट जर्नल क्या थी? स्टेट जर्नल वॉज पॉलिटिकल बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सब्सटेंस क्राइसिस विच अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस? सब्सटेंस क्राइसिस क्या थी? याद करो, सब्सटेंस क्राइसिस क्या थी? एक एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो इनमें से हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। लेट्स सी द ऑप्शंस। एन एक्सट्रीम सिचुएशन एंडरेंजरिंग द बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड, हाँ मोस्ट ऑफ सही है बिल्कुल। ऑप्शन बी, सब्सिडी इन फूड, नहीं हम सब्सिडी नहीं देते। ऑप्शन सी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, नहीं। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं, क्योंकि ए तो हमने देखा कि करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर्स ऑफ। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था 1791 में, किस लिए फ्रेम किया था? पर्पस क्या था उसका कि हम किसकी पावर लिमिट कर दें? सो किंग की पावर लिमिट करने के लिए, एंड किंग इसमें से किसको रेफर कर रहे हैं? मोनार्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? व्हाट इज द थर्ड एस्टेट एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट है, ये किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय अबू सीरीज। ऑप्शन बी। विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट ज्वाइन द जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब किस ग्रुप ऑफ पीपल ने ज्वाइन नहीं किया था? वॉज इट आर्टिशंस, शॉपकीपर, डेली वेज वर्कर्स, या मेन विद प्रॉपर्टी? आर्टिशंस भी नहीं थे, दे ज्वाइंड। शॉपकीपर्स भी नहीं थे, डेली वेज वर्कर्स भी नहीं थे। सो कौन था? मेन विद प्रॉपर्टी, पीपल विद हाई क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट। फ्रेंच वुमेन ने क्या राइट डिमांड किया? राइट टू वोट, या फिर टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, या फिर उनको असेंबली में इलेक्ट किया जाए, ये भी। टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, यस। सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अब। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप, अमेरिका एंड डैश। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कौन सी 3 जगह पे हुआ था? ठीक है, फर्स्ट वन वॉज यूरोप, अमेरिका
और तीसरी कौन सी थी, हमें उसका नाम बताना है। वॉज इट अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ द अबव। अगर हम मैप पे भी देखें ना तो अफ्रीका इज़ द नियरेस्ट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, तो इट वॉज अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव वोर, फ्री होने के बाद स्लेव ने क्या पहना। दे वोर ब्लू कैप, वाइट कैप, रेड कैप, ग्रीन कैप। दे वोर रेड कैप, क्योंकि हमने देखा है फिगर्स में, बुक में भी, टेक्स्ट बुक में भी फिगर्स में देखा है, रेड कैप सिम्बोलाइजेस फ्रीडम। हु वर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन्स, इनमें से किसको पैसिव सिटीजन्स कंसिडर नहीं किया जाता था। ठीक है, वुमेन्स पैसिव सिटीजन्स थे, चिल्ड्रंस थे। पैसिव सिटीजन्स वो पीपल हो गए जिनके पास राइट टू वोट नहीं था, तो वुमेन्स के पास भी नहीं था, चिल्ड्रंस के पास भी नहीं था, नॉन प्रॉपर्टी मैन इनके पास भी नहीं था, वेल्दी पीपल दे हैव द वोटिंग राइट्स, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड एस्टेट कंप्राइज ऑफ, द थर्ड एस्टेट किससे बनी हुई थी। पुअर सर्वेंट्स, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, पीजेंट एंड आर्टिशंस, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय द कन्वेंशन, कन्वेंशन से कौन सा डिसीजन लिया गया था। इट वॉज वेदर टू डिक्लेयर फ्रांस एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, abolish the monarchy, or all men and women above the 21 got the right to vote, declare France as republic। वेल हमारे ये तीन ऑप्शंस तो गलत हैं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ सब्सटेंस क्राइसिस हैपन, सब्सटेंस क्राइसिस की सिचुएशन कैसे पॉसिबली क्रिएट हुई। वॉज देयर वर अ बैड हार्वेस्ट एंड देयर वॉज स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, यानी कि जो ग्रेन्स वगैरह थी उनकी कमी हो रही थी। फूड प्राइसेस राइजेस, फूड प्राइसेस बढ़ गए थे। पुअर्स कैन नॉट बाय ब्रेड, पुअर ब्रेड नहीं बाय कर पा रहे थे। लीड्स टू वीकर बॉडीज, डिजीज, डेथ एंड इवन फूड रियॉट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड लिवरे स्टैंड फॉर, लिवरे इज अ करेंसी ऑफ फ्रांस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गलीटून वॉज, अब गलीटून क्या है। इट इज़ एन डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स विद अ ब्लेड वेयर अ पर्सन हेड इज बी हेडेड। सो गिलीटून क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है, टू पोल्स की डिवाइस होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जगह होती है और ऊपर यहाँ पे एक ब्लेड होता है, ठीक है। इस ब्लेड को जब हम नीचे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हम पर्सन का हेड रखते हैं इस वाले स्पेस में, और इस ब्लेड को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे पर्सन का जो हेड होता है वो कट डाउन कर दिया जाता है। सो गलीटून इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स विद अ ब्लेड, ठीक है, फॉर यूज फॉर द पर्पस फॉर बी हेडिंग द हेड ऑफ अ पर्सन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से अनट्रू है, ट्रू नहीं है अबाउट द थर्ड एस्टेट। वेदर इट्स द थर्ड एस्टेट वॉज मेड ऑफ पुअर पीपल ओनली, थर्ड एस्टेट से पुअर पीपल से बनी हुई है। विद इन द थर्ड एस्टेट सम वर रिच एंड सम वर पुअर, थर्ड एस्टेट में कुछ लोग रिच हैं और कुछ पुअर हैं। रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट ओन लैंड्स, रिचर मेंबर्स के पास लैंड है। ऑप्शन डी, पीजेंट्स वर obliged to serve in army or build road। So option A here is not the correct option कि third estate was made of the poor only, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन, पीजेंट्स, आर्टिशंस भी आते हैं। So here comes the next question. The greatest achievement of National Assembly convened in France in 1789 was, it means नेशनल असेंबली जो फ्रांस में 1789 में ऑर्गेनाइज हुई थी, व्हाट वाज इट्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, उसने कौन सा सबसे बड़ा काम किया था। ठीक है, ऑप्शंस आर ए, इशूइंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, वेदर इट वाज इशू ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स उसने इशू किया था, या फिर बी, पासिंग ऑफ लॉज चेकिंग द पावर ऑफ द मोनार्च, उसने एक ऐसा लॉ पास किया था जिसका काम था टू चेक द पावर ऑफ द मोनार्च, और सी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू जुडिशरी, उसने एक न्यू जुडिशरी इस्टेब्लिश करी थी, बनाई थी, और ऑप्शन डी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेचर, और या फिर उसने एक न्यू लेजिस्लेचर फॉर्म किया था। सो न्यू जुडिशरी भी फॉर्म नहीं हुई थी और न्यू लेजिस्लेचर भी फॉर्म नहीं हुआ था। और अगर ऐसा कोई लॉ निकला भी होता है, वैसे तो पावर ऑफ द मोनार्च को चेक करने के लिए ऐसा कोई लॉ भी नहीं निकला था, बट ऐसा कोई लॉ निकला भी होता तो जस्ट थिंक ऑफ
कि इस लॉ का कोई फ़ायदा होता मुनार्क की पावर चेक करने के लिए, या तो हमारे पास उसके सर्टेन रूल्स होते जो उसको और लिमिट डाउन कर सकते, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हुआ था कि लॉज को चेक करा था हम, हाँ ऐसा लॉ जरूर बना था टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्च, नॉट टू चेक द पावर ऑफ मोनार्च। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। सो ऑप्शन इज टू इशूइंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, हमने डिक्लेरेशन ऑफ कुछ राइट्स इशू किए थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द सब्सटेंस क्राइसिस कॉज इन फ्रांस, सब्सटेंस क्राइसिस फ्रांस में क्यों हुआ था, वॉट वॉज द कॉजेज बिहाइंड द सब्सटेंस क्राइसिस, वी हैव स्टडीड दिस ना, वॉट वॉज द कॉजेज बिहाइंड द सब्सटेंस क्राइसिस, वही पूछ रहे हैं यहाँ पे, एंड वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन ए, द वेजेस ऑफ द पीपल वर वो लो, जो लोगों की वेजेस थी वो कम थी। ऑप्शन बी, देयर वॉज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था फ्रांस में। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स, पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी, पॉपुलेशन इंक्रीज थी, इसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी वो भी इंक्रीज हो गई। और ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट इम्पोज वेरियस टैक्सेस, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन कि पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की भी जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ओल्ड रिजिम इन फ्रांस रेफर्स टू, ओल्ड रिजिम फ्रांस में जो टर्म यूज की गई है वो किसको रेफर करती है। ऑप्शन ए, द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन अंडर एन ओल्ड एम्परर, और ऑप्शन बी, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, या फिर ऑप्शन सी, द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस दैट वाज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर 1789, और ऑप्शन डी, द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस अंडर द जैकोबिन्स। ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है, जैकोबिन्स में ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब हमें देखना है ए बी सी ऑप्शन में से क्या है। सो इट इज़ ऑप्शन बी, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, ओल्ड रिजिम रेफर करता है सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन को, ये तो आपको सारे ऑप्शन में दिख रहा होगा। और आप ऑप्शन सी ए देखो, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, बट सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन कब का, कौन से टाइम पीरियड का। सो इट वॉज बिफोर 1789, 1789 से पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर फिल इन द ब्लैंक्स, मार्शले इज द नेशनल एंथम ऑफ, मार्शले नेशनल एंथम कहाँ का नेशनल एंथम है, इट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। सेकेंड, अ डैश इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पीपल इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को इवन इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट को, इट इज़ अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, डैश वॉज डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन वॉज बी हेडेड, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ा हुआ है, ठीक है। गुलिटोन इज अ डिवाइस जहाँ पे दैट हैज़ 2 poles, मैंने बताया था यहाँ पे ऐसे करके 2 poles होते हैं, ठीक है। और इसमें एक ब्लेड लगा हुआ होता है, ऊपर की तरफ एक ब्लेड लगा हुआ होता है और नीचे करके ऐसे शेप होती है, यहाँ पे पर्सन का हेड रखा जाता है और इस ब्लेड को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है एंड द पर्सन हेड इज beheaded। नेक्स्ट, these are true false, in Paris most people were protesting against the high demand of bread, क्या पेरिस में most people were protesting against the high rate of bread, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे that there was high increase in the price of bread, क्या ये ट्रू है और फॉल्स है। अब देखो, हम अब सोचोगे हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा है, हमने तो पेरिस के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज जैकोबिन्स ऑफ फ्रांस वर नोन एज सेंट क्लूटोस बिकॉज दे वोर स्प्राइट प्लांट्स, ऐसा नहीं है, जैकोबिन्स ऑफ फ्रांस जो थे दे वर नॉट कॉल्ड एज सेंट क्लूटोस, तो सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रॉबेस्पियर इंट्रोड्यूस द रीजन ऑफ टेरर इंट्रोड्यूस इन फ्रांस बिटवीन 1793 to 94, हाँ रॉबेस्पियर ही ने रीजन ऑफ टेरर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। जैकोबिन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो और कब, इन जो रीजन ऑफ टेरर है उसका टाइम फ्रेम भी 1793 से 94 तक का है, 1 साल 1 year, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव मैच द कॉलम्स, नाउ यू नीड टू मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द डिफाइंड टर्म्स। कॉलम ए, आपको कॉलम ए कॉलम बी से मैच करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, एस्टेट्स बिलोंग टू द किंग और नोबल मैन, एस्टेट जो है वो किंग या फिर नोबल मैन से बिलोंग करता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस definition is third one, चौथी। B, an estate consisting of lord's land and his manor,
एक ऐसा स्टेट जो लॉर्ड का लैंड कंसिस्ट करता है एज वेल एज मैंशन मैन्योर कंसिस्ट करता है। तो देखो यहाँ पे मैन्योर वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से तो सीधा रिलेट कर सकते हो कि ऑप्शन ये बी का हो जाएगा। यहाँ पे हो गया ए, ठीक। नेक्स्ट इज तिथि एंड टैली। अच्छा, अगर बिल्कुल भी नहीं पता है ना, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, तो हम अगर रीस्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इफ़ यू रीस्टार्ट दिस क्वेश्चन, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमें तिथि और टैली तो पता ही है, वी हैव रेड द टर्म तिथि एंड टैली, ठीक है। चेत्यो और मैन्योर नहीं पता है फॉर एग्जाम्पल। तो ऑप्शन सी देखो, टैक्स डायरेक्टली पेड टू द स्टेट, एक ऐसा काइंड ऑफ टैक्स जिसको हम डायरेक्टली स्टेट को पे करते हैं, दैट इज टैली। तो हमें ये पता है, यहाँ पे सी ऑप्शन है, ठीक है। बचा ऑप्शन डी, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च इक्वल टू 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो देर इज तिथि, ये हो गया डी, ठीक। बचा थर्ड और फोर्थ और ए और बी ऑप्शन। यहाँ पे मैंने आपको बताया मैन्योर का यहाँ से कर दो, तो ये हो गया बी ऑप्शन, और जो बचा वो हो गया ए ऑप्शन। इन केस यू डोंट नो, इट वुड बी बेटर अगर आप इसको लर्न कर लो तो, ठीक है। आगे अगर किसी क्वेश्चन में आता है दैट विल हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। लुइस 16 फ्रांस के किंग कब बने थे, कौन से ईयर में बने थे। इन 1774 ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट, द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस वॉज रिटन बाय, बुक कौन सी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस किसने लिखी थी, इट वॉज रिटन बाय ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट, द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ विच न्यू सोशल ग्रुप इन फ्रांस। 18th सेंचुरी में कौन सा सोशल ग्रुप फ्रांस में इमर्ज हो रहा था, तो मिडिल क्लास वॉज इमर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड इज नोन एज, याद करो कौन सी डेफिनेशन है ये। एक ऐसी सिचुएशन जब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंडेंजर्ड होते हैं, इट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी कब फाइनली अबॉलिश्ड हो गई थी, इट वॉज इन द ईयर 1848। नेक्स्ट, व्हेन डिड फ्रेंच वुमेन मार्च टू वर्सलीज एंड ब्रॉट द किंग लुइस 16 बैक विद देम टू पेरिस। फ्रेंच वुमेन ने कब मार्च किया था वर्सलीज की तरफ, और किंग लुइस 16 को कब वो वापस लेके आई थी पेरिस में, इट वॉज इन अक्टूबर 5th of October 1789, option A. Next, when did Napoleon Bonaparte crown himself as the Emperor of France? नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एम्परर बना लिया था, बट वो एम्परर कब बनाया था, कौन से ईयर में बनाया था, 1804 इज द आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। अब आपको ये सारी स्टेटमेंट पढ़नी है और ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेट इन फ्रांस डिमांडेड दैट ईच मेंबर ऑफ द स्टेट वुड हैव 1 वोट। क्या फर्स्ट स्टेट ने ये मांगा था कि हर एक स्टेट का 1 वोट होना चाहिए, नो। सो दिस स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गई। ये किसने मांगा था, थर्ड स्टेट्स ने। ऑप्शन बी, सेकेंड स्टेट इन फ्रांस डिमांडेड दैट ईच मेंबर इन ऑफ एन स्टेट शुड हैव 1 वोट। अब हमें पता है कि ये थर्ड स्टेट ने मांगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ऑप्शन सी, थर्ड स्टेट इन फ्रांस डिमांडेड दैट ईच मेंबर ऑफ ए स्टेट वुड हैव 1 वोट। यही चीज़ मैं आपको कहती हुई आ रही हूँ पहली 2 स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, बोथ सेकेंड एंड थर्ड स्टेट इन फ्रांस डिमांडेड दैट ईच मेंबर ऑफ द स्टेट वुड हैव 1 वोट। नहीं, बोथ सेकेंड एंड थर्ड ने नहीं मांगा था, सिर्फ थर्ड ने मांगा था, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। ऑप्शन ए, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी इज नोन एज तिथि। क्या तिथि की जो टर्म है, डेफिनेशन है, तिथि इज नोन एज अ टैक्स दैट इज डायरेक्टली पेड टू द स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी, नो, तिथि इज नॉट नोन एज। ऑप्शन बी, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी इज नोन एज टैली, यस, टैली को ही हम बोलते हैं, जो हम टैक्स डायरेक्टली स्टेट को या गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज नोन एज टैली। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी इज नोन एज लिवरे, नहीं, लिवरे इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी इज नोन एज डायरेक्टरी, नहीं, तो आर ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस कॉन्वेंट। अब इन स्टेटमेंट में से विच स्टेटमेंट इज डिफाइनिंग द वर्ड कॉन्वेंट, ठीक है। अब कॉन्वेंट क्या होता है, कॉन्वेंट कोई भी बिल्डिंग होती है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करती है एंड इट इज़ डिवोटेड फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस थिंग्स।
तो जिस स्टेटमेंट में हमको ये चीज़ मिल जाएगी दैट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी, देखो सब में बिल्डिंग 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 दिए। अब बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी डिवोटेड फॉर रिलीजियस लाइफ, तो ऑप्शन ए में ही हमको मिल गया रिलीजियस पर्पस, तो ऑप्शन ए सही हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये तीनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस चौथी, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है चौथी को डिफाइन करती है। हमने पहले भी पढ़ा है चौथी क्या है, किंग और नोबल मैंस जहाँ पे भी रहते हैं दैट प्लेस इज नोन एज चौथी। तो इसमें ऑप्शन ए कैसल्स बिलोंगिंग टू अ किंग और ऑप्शन बी स्टेटली रेजिडेंस बिलोंग्स टू नोबलमैन, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी कैसल बिलोंग्स टू आर्मी चीफ, ये नहीं है। और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, तो और ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन जिसमें ए और बी कंबाइंड है। नेक्स्ट, अरेंज इन सीक्वेंस, अब वी हैव 4 स्टेटमेंट्स और इस 4 स्टेटमेंट्स को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, फ्रांस रिपब्लिक बना था। ठीक है, लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, लुइस 16 किंग बने फ्रांस के। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया जिसमें किंग की पावर लिमिट कर दी गई। एंड फोर्थ, नेपोलियन बोनापार्टे बिकेम द एम्परर। अब नेपोलियन बोनापार्टे तो सबसे लास्ट में एम्परर बना, तो सबसे लास्ट में कौन सी आ गई, फोर्थ। सबसे पहले क्या हुआ था, लुइस 16 फ्रांस किंग के फ्रांस के किंग बने थे, तो सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी हो गई, सेकंड। बची फर्स्ट और थर्ड। अब उसके बाद क्या हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, रिपब्लिक तो फ्रांस बाद में बना था, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था जिसमें किंग की पावर लिमिट कर दी गई थी, तो सबसे उसके बाद आ गया थर्ड, फिर आ जाएगा फर्स्ट। तो 2 3 1 4, जब जहाँ पे हमें ये सीक्वेंस मिल जाएगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड वी फाइंड दिस इन ऑप्शन ए ओनली, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मार्शले, इन स्टेटमेंट में से ए बी सी डी में से कौन सी स्टेटमेंट मार्शले वोट के बारे में, मार्शले क्या है, एक नेशनल एंथम है ऑफ फ्रांस एंड इवन अ पेट्रियाटिक सॉन्ग। ठीक है, तो ये इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, मार्शले इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ये स्टेटमेंट सही है। बी, मार्शले इज अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, ये भी सही है। दिस सॉन्ग इज कंपोज बाय पोएट रॉबर्ट डी इसले, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट कि रॉबर्ट डी इसले ने इसको कंपोज किया। ऑप्शन डी, द सॉन्ग वॉज फर्स्ट संग बाय जैकोबिन्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट बताना। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्लेव ट्रेड, अभी हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके बारे में, स्लेव ट्रेड के बारे में। तो ऑप्शन ए, द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 18th सेंचुरी, स्लेव ट्रेड कब शुरू हुआ, 18th सेंचुरी में शुरू हुआ। ऑप्शन बी, फ्रेंच मर्चेंट बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्टियंस, फ्रेंच मर्चेंट्स लोकल चीफ्स वगैरह से स्लेव्स को खरीदते थे। ऑप्शन सी, ब्रांडेड एंड शेकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड लाइटली टू शिप इनटू द वॉयज। ठीक है, और ऑप्शन डी, पोर्ट प्रोडक्ट्स एंड एंटीज वर द फेमस फॉर स्लेव ट्रेड। ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है एंड ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन ए, क्योंकि 18th सेंचुरी में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। नेक्स्ट वी हैव टू मैच द फॉलोइंग है, हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है फ्रेंच कॉलोनीज, पोर्ट सिटीज रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड, प्लेस ऑफ फर्स्ट स्लेव्स। अब देखो हमें अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, पोर्ट सिटीज रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड आर बोर्डेक्स एंड नेंटीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो गया, बचा ए और सी ऑप्शन। तो फ्रेंच कॉलोनीज कौन सी थी, सैन डोमिंगो, मार्टेस्क्यू, ये थी हमारी फ्रेंच कॉलोनीज। ऑफ प्लेस ऑफ वर्सलरीज थी ऑप्शन सी, एक्सरवेंट कोर्ट। ठीक है, अब बी सी ए जहाँ पे भी मिलेगा हमको, यानी कि 3 2 1, यानी कि हमको मिलना चाहिए 3 1 2, 3 1 2 का है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें भी यही करना है, यू नीड टू मैच द फॉलोइंग। ब्रोकन चेन्स क्या सिंबलाइज कर रही हैं, द बंडल ऑफ रॉड्स क्या सिंबलाइज कर रही हैं, और स्पेक्टर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। तो ब्रोकन चेन क्या सिंबलाइज करती है, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री।
ये हो गया ए। देन बंडल ऑफ रॉड्स क्या सिम्बलाइज कर रहा है? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ऑप्शन बी। और स्पेक्टर क्या सिम्बलाइज कर रहा है? रॉयल पावर, तो ये हो गया ऑप्शन सी। तो हमारा क्या बना सीक्वेंस? 2 3 1। 2 3 1 हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हियर ऑल्सो वी हैव टू मैच द फॉलोइंग यूनिट ऑफ करेंसी, तिथि और टैली। ठीक है, ये टैली है, इसकी स्पेलिंग देख लेना, TAILLE। तो यूनिट ऑफ करेंसी इज लिवरे, तो ऑप्शन ए हो गया ये। तिथि, और तिथि की डेफिनेशन क्या होती है? टैक्स दैट इज पेड टू द चर्च, तो ये हो गया ऑप्शन बी। एंड देन इज टेली, टेली हमारा टैक्स दैट इज डायरेक्टली पेड टू द स्टेट, ऑप्शन सी। तो हमारी सीक्वेंस कैसे आ रही है? 2 1 3। 2 1 3 इज ऑन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट डिड दिस आर्टिस्ट वांट टू डिपिक्ट इन द पिक्चर? अब इस पिक्चर में आर्टिस्ट क्या बताना चाह रहे हैं हमें? ठीक है, आर्टिस्ट क्या है दिखाना चाह रहे हैं? ऑप्शन ए, द पुअर मैन ब्रॉट एवरीथिंग फॉर हिज लॉर्ड। पुअर मैन, ये देखो ये पुअर मैन है एंड ये इसका मालिक है, लॉर्ड है। ठीक है, तो पुअर मैन हैड ब्रॉट एवरीथिंग, जो भी उसके पास था वो पुअर मैन अपने लॉर्ड के लिए ले आया। ऑप्शन बी, द नोबल मैन ब्रॉट द ग्रेन्स फ्रॉम द पीजेंट एंड लोड इट। नोबल मैन कौन है? ये नोबल मैन है, इसने किससे? पीजेंट से। ये कौन है? ये पीजेंट है, ये पीजेंट है और ये नोबल मैन है। नोबल मैन ने पीजेंट से ग्रेन्स खरीदी एट लो प्राइस। और ऑप्शन सी, द नोबल मैन वॉज द स्पाइडर एंड द पीजेंट्स वॉज द फ्लाई। नोबल मैन स्पाइडर है और पीजेंट्स क्या है? फ्लाई है। और ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अब नोबल मैन ग्रेन्स तो खरीदेगा नहीं पीजेंट से, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, सॉरी सी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। Here we have the next question. The special features about this painting. ये आपको एक पेंटिंग दिख रही है. What are the special features in this painting? You have to tell that. Option A, it is one of the rare painting of a woman artist. ये एक woman artist की rare painting है. Option B, the painting is female elegy of liberty. Option C, this symbolize the new constitution of France. और option D, both A and B option are correct. Well, here both A and B option are correct. It symbolizes the female elegy of liberty as well as it is one of the rare painting of the woman artist. Next question. What is the significance of this picture? ये आपको picture दिख रही है, इस picture का क्या significance है? Option A, it describes the amplification of slaves. It suggests the condition of slave trade. Or option C, it depicts the uncivilized African slaves. Or option D, all of the above. Well, option A is the correct option here. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पिक्चर इन 1709? इस पिक्चर का 1709 में क्या मतलब है? ठीक है, इट सिम्बलाइजेज द फैट रिड्यूसिंग प्रेस सिम्बलाइजेज ऑफ जस्टिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कपल इन द पिक्चर? इस पिक्चर में इस कपल का क्या नाम है? दिस पिक्चर डिपिक्ट द सेंट क्लूटोस कपल। ओह सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। Next, fill in the blanks. Louis 16 of Bourbon family married to dash princess of Marie Antoinette. Marie Antoinette कहाँ की princess है? कौन से region की? She was an Austrian princess. Next, in France, the burden of financial activities of the state through taxes was borne by फ्रांस में जितना भी फाइनेंशियल बर्डन था, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती थी, वो फाइनेंशियल बर्डन कौन सी स्टेट बियर करती थी? इट वॉज थर्ड स्टेट हु बियर ऑल द बर्डन। कैसे? क्योंकि थर्ड स्टेट ही सारा की सारा टैक्सेस पे करती थी। नेक्स्ट, इन हिज बुक ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो बुक है, दैट सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्च। वेल, किसने रिफ्यूट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड स्टार्टेड एन एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च को? एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? द ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक का राइटर ही पूछ रहा है कौन है? वेल, इट वॉज जॉन लॉक। नेक्स्ट, व्हाट इज द थर्ड स्टेट वॉज रिटन बाय? थर्ड स्टेट किसने लिखी थी? राइटर कौन थे उसके? अबू सीरीज।
ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर के टाइम पे द डैश इशूड लॉस ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेंस क्लब्स एंड बैनिंग देयर न्यू पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। किसने बोला था कि वुमेंस क्लब्स जो हैं वो क्लोज हो जाने चाहिए और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बैन हो जानी चाहिए? इट वॉज द न्यू गवर्नमेंट हु टेल दिस। नेक्स्ट, करेक्टर एंड रीराइट। अब ये जो स्टेटमेंट है आपको पता चल गया कि जब रीराइट लिखा है और करेक्ट लिखा है कि द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड यू नीड टू करेक्ट द स्टेटमेंट। फर्स्ट, स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1749। स्लेवरी फाइनली फ्रेंच कॉलोनी में 1748 में अबॉलिश हुई थी। 1748 में नहीं, इट वॉज अबॉलिश्ड इन 1848। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ 1790 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर। 1790 से 94 तो 4 साल हो गए, बट रीजन ऑफ टेरर से कितने का था? सिर्फ 1 साल का था। तो 94 इज करेक्ट ईयर, बट ये 1793 है। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट, वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यूड फॉर मोर देन 200 ईयर्स आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वुमेन हु स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट्स, ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहा कब तक? मोर देन 200 ईयर्स इवन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। रीजन दिया हुआ है फाइनली इन 1946 द वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और फाइनली 1946 में फ्रांस में वुमेन ने राइट टू वोट का अधिकार जीत ही लिया। ठीक है, तो अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ही अगर हम देखें ए और आर स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू, बट आर स्टेटमेंट रीजन इसको असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, असर्शन क्या है? आफ्टर द एक्सेशन लुइस 16 फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लुइस 16 जब किंग बने तो उन्होंने क्या देखा? एम्प्टी ट्रेजरी। रीजन क्या है? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैज ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच कर रही हैं। फर्स्ट वी हैव टू एक्सेस की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, फ्रेंच गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस टू मीट द नीड्स ऑफ। फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किसकी नीड्स को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस को इंक्रीज किया था? आर्मी की, मेंटेनिंग द कोर्ट, रनिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ऑल ऑफ द। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फेमस लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? ही वॉज रोबेस्पियर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वोटिंग इन स्टेट जनरल वॉज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। स्टेट जनरल में वो जो वोटिंग होती थी वो किस प्रिंसिपल पे होती थी? ठीक है, 1 वोट इज इक्वल टू 1 स्टेट, या फिर ये बोल दो ईच स्टेट शुड हैव 1 वोट, इस बेसिस पे होती थी। So option D is the correct option. Each state should have 1 vote. Next, the greatest achievement of National Assembly convened in France 1789. 1789 में जो फ्रांस में जो नेशनल असेंबली बनी थी उसका मेन मोटिव, सबसे ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, इशूइंग द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बलाइज इटर्निटी? इन में से कौन सा इटर्निटी सिम्बलाइज कर रहा है? स्पेक्टर, आई विद अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द लॉ टैबलेट और स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम द रिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय क्लर्की एंड नोबैलिटी। क्लर्की और नोबैलिटी जो प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? इट वॉज एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द स्टेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट? इनमें से कौन सा ये बिलीव करता था कि सोशल पोजीशन जो है वो मेरिट पे बेस्ड होनी चाहिए रेदर देन ऑन ट्रीटिंग द प्रिविलेजेस बाय बर्थ? मिडिल क्लास थे, नोबैलिटी थे, वर्कर्स थे, पीसेंट्स थे? वेल, इट वॉज द मिडिल क्लास पर्सन्स हु वर एजुकेटेड इनफ एंड वो आगे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। डिवीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट वॉज पुट फोर्थ इन। डिवीजन ऑफ पावर कौन सी बुक में मेंशन करी गई है, गवर्नमेंट के आगे पुट फोर्थ करी गई है? वेल, इट इज इन द बुक ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट, पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस। पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस किसे बोलते हैं? स्टेट जनरल को। ठीक है, अगर हम इसमें ऑप्शंस में देखें ना तो ये ड्यूमा इज द रिपब्लिक ऑफ
नहीं है, ठीक है। रीस्टैग भी नहीं है, और लोकसभा इंडिया में होती है। रीस्टैग आगे पढ़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वोटिंग इन स्टेट जर्नल वॉज कंडक्टेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जर्नल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791। 1791 का को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वॉज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश करना। Thank you for watching the video. Do subscribe to the channel Educational Tubes.